नमस्कार। क्या हाल चाल। एग्ज़ाम डेट आ ही गया है बिहार पुलिस का, है ना। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट जो है जहाँ से प्रश्न आते हैं उन चीज़ों को पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको आज कराऊंगा सिंधु सभ्यता। देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जब क्लास चला रहा था तो मैं आपको विश्व इतिहास के जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक्स हैं वो करा दिया हूं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो देखिए, जैसे हमारे चैनल पर जाएंगे आप तो ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। इसी प्लेलिस्ट में आपको ये दिखाई देगा बिहार पुलिस 19,838 हिस्ट्री का, है ना। तो इसमें हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट हैं, अभी विश्व युद्ध से लेकर के जितने भी विश्व इतिहास के हैं वो कंप्लीट करा दिया हूँ। इसी में अब आपको ये वाला भी वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री जो भी कराऊंगा मैं इसी में डालूंगा। तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर यहाँ क्लिक करिएगा, फिर आ जाएगा विश्व इतिहास नहीं, बिहार पुलिस 19,838 हिस्ट्री। उसके बाद आप जा करके उसको देख लीजिएगा। तो वहां से आप जा करके उसको देखिएगा और पढ़िएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट को आपको समझ लेना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिसका पीडीएफ मैं दूंगा उसको मैं वीडियो में बता दूंगा कि इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। तो चलिए, सिंधु सभ्यता को हम लोग अच्छे से बारीकी से समझते हैं। सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला ही प्रश्न बनता है भैया कि सिंधु सभ्यता को, है ना, देखिए यहाँ पर मार्कर में बदलूंगा, सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। ऑप्शन दे देगा कांस्य युग, ताम्र युग, है ना, ऐसे करके। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इन्होंने कांसा बनाना भी सीख लिया था सिंधु वासियों ने, है ना। मतलब साइंस की भी इनको नॉलेज थी, कांसा बनाना जानते थे ये। तो कांस्य युगीन सभ्यता इनका आता है। सबसे पहला प्रश्न और बन जाता है एक कि भाई सिंधु सभ्यता तो ठीक है, बाकी इसकी खोज किसने किया है। तो खोज इसकी दयाराम साहनी ने, जी हाँ, दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में। अब कहेंगे कि दयाराम साहनी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए हैं, हड़प्पा स्थल के। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही है। ये दिमाग में आपको अगर आता होगा कि सिंधु सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता अलग है, तो दोनों एक ही है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था, खुदाई उसी की हुई थी। खोजकर्ता दयाराम साहनी वर्ष 1921 में। ओके, चलिए, इसकी जो परफेक्ट तिथि है, तिथियों को लेकर काफी मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य जो तिथि होती है वह 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। कहीं 24.5 17.5 देता है ना। लेकिन सर्वमान्य तिथि जो है वह यही होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं अगला क्या कह रहा है पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसे प्रथम नगर क्रांति भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता जो है इसको कहा जाता है कि भैया ये प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी। कौन? सिंधु सभ्यता। तो अगर पूछा जाए कभी भी तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति है। एक और प्रश्न पूछता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता, है ना, निर्माता किस जाति को कहा जाता है, किस जाति को कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, मेडिटेरियन। जी हाँ, मेडिटेरियन जनजाति जो है, मेडिटेरियन जो जाति है, सॉरी जनजाति नहीं, मेडिटेरियन जो जाति है उसे ही सिंधु सभ्यता का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है या निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। बारीकी बारीकी चीजों को भी पढ़ते चलिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये सिंधु सभ्यता के बारे में जाने कैसे, कुछ लिखा उखा मिला था कैसे। तो इनकी लिपि जो थी ना वो चित्राक्षर थी। चित्राक्षर मतलब कुछ काखा काखा नहीं लिखा रहता है ना। उसमें फोटो बना रहेगा, जैसे मछली का फोटो बना दिया, मछली का फोटो बना दिया, ठीक, घोड़ा का फोटो, हाथी का फोटो। तो चित्र के अनुसार से समझाया गया था। तो जो लिपि थी वह चित्राक्षर थी। कहीं कहीं भाव चित्रात्मक भी मिल जाता है, दोनों सेम ही चीज है। चित्र के माध्यम से भाव को समझना या चित्राक्षर लिपि दोनों एक ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब सिंधु सभ्यता पढ़ ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ था। सामान्यतः तो लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता भारत और पाकिस्तान में, बट सिंधु सभ्यता का विस्तार
अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान में भी 2 जगह हैं जो सिंधु सभ्यता के हैं। बाकी आपको बिहार पुलिस के लिए बस इतना याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीन देशों में है। इसको घुमा करके परीक्षा में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार इनमें से किस देश में नहीं है। बीच में एक दे देगा ऑप्शन श्रीलंका, या दे देगा पाकिस्तान, या दे देगा चीन। तो आपको ध्यान रखना है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के वह स्थल जो पाकिस्तान में है, आपको जान लेने चाहिए। तो सिंधु सभ्यता के वो स्थल, तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में जानते ही हैं, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर, सुतकाकोर ये दोनों भी पाकिस्तान में है। हमरी कोटदी जी और एक इम्पोर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। इसी के नाम पर तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पड़ा है। तो इसमें मुख्य आपको क्या क्या याद रखना है ये जरा देख लीजिए। तो इसमें आपको मुख्य रूप से याद रख लेना है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में। ये तीनों ज्यादा पूछा जाता है। बाकी उन चारों को भी आपको देखना है, बट ये तीनों पर ज्यादा फोकस करना है। अब आते हैं कि सिंधु सभ्यता जो था भैया, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ तो इसका एरिया रहा होगा, है कि नहीं? कुछ उत्तर, कुछ ये चारों ओर तो रहा होगा ना। तो चारों ओर हम लोग जानते हैं। तो सबसे उत्तरी स्थल ये वाला नॉर्थ वाला, ये जो है ना वो मांडा होता है। मांडा पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के तट पर सबसे उत्तरी स्थल। ओके, कोई दिक्कत। अब बात कर लेते हैं कि सबसे दक्षिणी स्थल क्या होगा। तो दक्षिणी स्थल देखिए, सबसे अगर साउथ की मैं बात करूं तो दक्षिणी स्थल दैमाबाद, गोदावरी नदी। दक्षिण ये है ना, दक्षिणी ये है गोदावरी नदी के तट पर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दाइमाबाद नहीं कहेंगे, और कुछ लोग बलूचिस्तान वाला कहेंगे, पाकिस्तान में जो है। तो भाई वो दक्षिण कैसे होगा? दक्षिण तो महाराष्ट्र से दक्षिण वो थोड़ी है, वो महाराष्ट्र से दक्षिण नहीं है। दैमाबाद आपको याद रखना है, गोदावरी नदी के तट पर। ओके, पूर्वी आलमगीरपुर, पूरब ये हो जाएगा, है ना, पूरबी आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी। यहाँ पर नदी भी मैं सबका लिख चुका हूँ, फिर से मैं एक बार बता दूं। उत्तरी स्थल मांडा, चिनाब नदी। दक्षिण स्थल दैमाबाद, गोदावरी नदी। ठीक, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी। और पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, दासक नदी। ये चारों आपको याद कर लेने हैं, रट लेना है इन चारों को ध्यान में रख के, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, चले आगे चलिए। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का तो सर आप बता रहे हैं कि पूर्वी पश्चिमी, इसका आकार था कैसा? तो यहाँ पर 2 तरह के आकार आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर सड़कों का आकार पूछे तो बताएंगे समकोण, यानी कि 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को काटती थी। बट अगर सिंधु सभ्यता का आकार पूछे तो वो बताएंगे त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार कैसे? तो देखिए, यहाँ मांडा से जो स्टार्ट होगा, मांडा से जो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कहाँ जाएगा? मांडा से स्टार्ट होकर के, और ये कहाँ जाएगा? सबसे पूर्वी स्थल में जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक, और ये एक स्थल यहाँ से आएगा, ये आ जाएगा पाकिस्तान वाला इलाका, और फिर ये दाइमाबाद से ये ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो ये त्रिभुजाकार हो जाता है, ये जो मुख्य रूप से होता है वह त्रिभुजाकार हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी ये मैं बता चुका हूँ। इसमें ईंट का जो आकार होता है, कभी कभी पूछता है, तो ईंट का आकार बहुत ही इजी है याद करना, 1:2:4, है ना। कैसे ईंट ईंट देखे है ना कैसे होता है? रुकिए मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं। ईंट का आकार जो है, तो जैसे ये ईंट बना रहे हैं आप, ये ऐसे ईंट बना रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर आप आकार देख लीजिए इसका, ये जो आकार है ना, एक आकार, एक जैसे ये जो ये हो गया 1 अनुपात, ये वाला 2 अनुपात, और ये वाला 4 अनुपात, इसी अनुपात में होता था। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज और पूछता है कि सिंधुवासी को किस चीज का ज्ञान नहीं था? तो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। बाकी तांबा कांसा तो जान ही रहे हैं, है ना, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। अब एक प्रश्न थोड़ा सा डिटेल है, ये पूछता है सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा था जो दुर्गीकृत नहीं था? मतलब बाकी नगर जो थे वो दुर्गीकृत थे, किला बना हुआ था, उनको घेरा गया था, है ना। बाकी एक नगर था चनहुदड़ो, यह दुर्गीकृत नहीं था। इसमें दुर्ग नहीं थे, किला नहीं था, घेरा नहीं गया था इसको। तो ये भी आपको ध्यान देना है, चनहुदड़ो में दुर्गीकृत नहीं था, याद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हड़प्पा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ये सब कुछ आपको पता चल गया है। हड़प्पा है कहाँ में? तो मोंटगोमरी जिला,
यानी कि पाकिस्तान, है ना, भारत में तो है नहीं। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। वर्तमान में इसको साहिवाल जिला कहते हैं, मोंटगोमरी जिला को, तो ये ध्यान रखना है। यह रावी नदी के तट पर है और यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, पूरे सिंधु सभ्यता का, यहाँ पर किसी देश की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल। पहला कौन है, चर्चा करेंगे आगे, जैसे ही हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में हम बताएंगे तो वो आप समझ जाएंगे। चलिए, तो यह जो है, यह सिंधु सभ्यता का क्या है भैया, तो यह सर दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि पहला कोई और है। तो हड़प्पा के बारे में एक चीज और जान लीजिए, यहाँ से अनाज कूटने के चबूतरे, है ना, पहले गांव घर में देखते थे ना आप, घर में महिलाएं जो थी वो चबूतरा पर अनाज रख के उसको खल पर रख के कूटते थे। तो अनाज कूटने का जो चबूतरा होता था वह हड़प्पा से मिला है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। यह दूसरा बड़ा स्थल है। चलिए आगे चलते हैं, हड़प्पा से क्या क्या मिला है। हड़प्पा से मिला है एक कमरे का बैरक। क्या मिला है, एक कमरे का बैरक, है ना, बैरक जहां लोग रहते हैं, बैरक। और उसके अलावा 6 अन्न भंडार मिले हैं, जो 2 लाइन में मिला है, यानी कि 6 दूना 12, 6 अन्न भंडार मिला है 2 कतार में। तो इतनी बात है आपको हड़प्पा से याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है भैया। तो देखिए मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहन भी पाकिस्तान में है। मोहन ये सिंध प्रांत में है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, है ना, यह सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला में था, यह लरकाना जिले में है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था और मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सबसे बड़ा स्थल है, पूरे पूरे मतलब मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, भारत और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। चले अब मोहनजोदड़ो के संबंध में और कुछ जानकारियां हैं जो जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला तो आप जानते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि भूतों का टीला, तो बताएंगे मोहनजोदड़ो। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसको खोजा किसने, तो 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, 1922 में खोजा गया मोहनजोदड़ो को, मतलब 1 साल बाद। राखल दास बनर्जी, हड़प्पा को किसने खोजा था, दयाराम साहनी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए, आपने हड़प्पा से देखा था कि बैरक मिला है, चबूतरा मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है भाई, तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार का मतलब कि वो नहाने वाला तालाब टाइप का है, विशाल है, बड़ा है, ठीक। और एक मिला है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की यह सबसे बड़ी इमारत है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी इमारत है, अन्नागार, स्नानागार, सभागार, है ना। तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्नानागार बड़ा था कि अन्नागार बड़ा था। तो बिल्कुल क्लियर हो लीजिए कि जो बड़ा था वह अन्नागार था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री, क्या क्या और सामग्री मिला है, तो एक नर्तकी मिला है जो कांसे की मूर्ति है। नर्तकी मतलब कि नाचने वाली कांसे की मूर्ति, नाचने का जो मुद्रा है उसमें है ये। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है पिग्गट ने। नाम याद कर लीजिए, पिग्गट। पिग्गट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो को यह सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। लोथल, लोथल के बारे में जानते हैं। हमने हड़प्पा को देखा और हमने देखा मोहनजोदड़ो को। अब हम लोग देखते हैं लोथल को। लोथल को ना, लोथल को भैया लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा। लघु मतलब छोटा, है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, तो लघु हड़प्पा कहते हैं, या इसको लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो दोनों चीज आपको ध्यान देना है। लोथल की खोजा किसने, जैसे आप देख रहे थे कि हड़प्पा को खोजने वाले दयाराम साहनी, ये मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी। अब लोथल की बात आए तो लोथल को रंगनाथ राव ने खोजा। कब खोजा, अगर हड़प्पा को पूछ जाने तो 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, लेकिन लोथल खोजने में समय लग गया और ये 1954 में खोजी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद में। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लेकिन लोथल जो है वह भोगवा नदी। तो ऐसे करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। लोथल से क्या क्या मिला था भाई, तो लोथल से मिलने वाला जो सामग्री है वह है कि 3 युगल समाधि। युगल समाधि का मतलब कि जोड़ा,
पति है और उसके साथ पत्नी भी समाधि ले ली। ऐसा मिलने से क्या प्रमाण लगाया गया, ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है यहाँ लोग सती प्रथा होते होंगे कि पति मरा तो साथ में जाकर के उनकी पत्नियां भी समाधि ले लेती थी या मर जाती थी। तो 3 युगल समाधि, युगल मतलब कि साथ में पति पत्नी दोनों साथ में मिले हैं, और यह कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ऐसा प्रमाण मतलब अनुमान लगाया गया है कि भैया हो सकता है यहाँ सती प्रथा चल रहा हो। लोथल से जो है वो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं लोथल से, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कालीबंगा। देखिए अभी हमने 2 पाकिस्तान का पढ़ा, लोथल गुजरात का पढ़ा, अब कालीबंगा हम राजस्थान में आ जाते हैं। कालीबंगा का मतलब भैया, कालीबंगा का मतलब कि काले रंग की चूड़ियां, सीधा आंसर है काले रंग की चूड़ियां। इसका मतलब यहाँ से काले रंग की चूड़ी भी मिली होगी, तो बिल्कुल भी मिली है। तो चलिए ये राजस्थान में है, जिला गंगानगर। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज देखिए जैसे लोथल 1954 में खोज हुआ है, लोथल से पहले ही इसकी खोज हो गई है, और इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। ओके, अमलानंद घोष, वर्ष 1991 में इसकी खोज हुई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से जुता हुआ खेत मिला है, खेत की जुताई की हुई है, उसका प्रमाण मिला है, यहाँ ये ध्यान देना है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा से शव विसर्जन की तीनों विधि, मतलब तीनों विधि का मतलब देखिए, शव विसर्जन का मतलब कि दाह संस्कार है ना, तो दाह संस्कार 3 प्रोसेस से होता है। एक तो पानी में उसको डुबा देते हैं, है ना, दूसरा क्या करते हैं कि उसको दफन कर देते हैं, और तीसरा क्या करते हैं कि इसको जला देते हैं। ठीक, पूर्ण रूप से जला देना। एक है भैया कि कुछ जलाए कुछ पानी में डाल दिए, और एक क्या कहते हैं कि पूरी तरह से दफन कर दी। तो तीनों विधियों को का प्रमाण जो है वो मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। और यहाँ से युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब वही कि पुरुष और महिला दोनों को एक साथ ही कब्र में दफना दिया गया है ना। युगल समाधान लोथल में क्या मिला था, लोथल में क्या मिला था आपको, लोथल में नहीं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है देखिए, हाँ लोथल में, हाँ लोथल ही तो पढ़े हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोथल में ही हमने पढ़ा है, कहाँ गया, हाँ ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि युगल समाधान, लेकिन लोथल में हमने पढ़ा है कि युगल समाधि, 3 युगल समाधि, वहाँ समाधि यहाँ समाधान, तो दोनों आपको ध्यान देना है। यहाँ से देखिए डॉक्टरी का भी प्रमाण मिला है, कालीबंगा से डॉक्टरी का, शल्य क्रिया का प्रमाण मिला है। इनके एक बच्चे का खोपड़ी मिला है, एक बच्चे का कंकाल मिला है, वह खोपड़ी में 6 छेद मिला है। कितना, 6 छेद, जिससे यह प्रमाण लगाया गया है, अनुमान, कि भैया ये लोग हो सकता है शल्य चिकित्सा भी जानते हैं, खोपड़ी में छेद करके वो शल्य चिकित्सा कर रहे होंगे, है ना। तो शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण आपके कालीबंगा से मिला है। काली माता को आप देखे है ना कि खोपड़ी का माला पहने हुए, तो याद कर लिया कि खोपड़ी की जब बात आए, शल्य चिकित्सा की बात आए, तो याद कर लिया कि अच्छा शल्य चिकित्सा मतलब खोपड़ी, खोपड़ी कौन पहनता था, काली माता, बस कालीबंगा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, बनवाली। बनवाली यह हरियाणा के हिसार जिला, नदी सरस्वती नदी के किनारे, खोजकर्ता R.S. विस्ट, वर्ष 1974, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मिट्टी का हाल नहीं, हल, हल मिट्टी का हल और जौ का प्रमाण मिला है, 2 चीज, मिट्टी का हल और जौ का प्रमाण मिला है। अब आते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है, वह है धौलावीरा। धौलावीरा भैया गुजरात में है, कच्छ जिला में, जैसे भोगवा नदी के किनारे लोथल था, धौलावीरा गुजरात जिला में है, कच्छ गुजरात में है, कच्छ जिला के जिला में, है ना। खोज 1967-68, किसने, तो जेपी जोशी, याद रखना है धौलावीरा के बारे में। जैसे कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, धौलावीरा का अर्थ, धौलावीरा का सफेद कुआं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर, अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा, देखिए सबसे बड़ा नगर कौन था, सिंधु सभ्यता का अगर सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, पूरे सिंधु सभ्यता में जो भारत और पाकिस्तान में दोनों है ना, मोहनजोदड़ो। दूसरा, तो दूसरा भैया हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा। अब अगर कह रहा है कि भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा, तो भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा तो धौलावीरा। अब भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तो राखीगढ़ी, ये याद याद कर लीजिएगा, चारों याद कर लीजिएगा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और धौलावीरा, हड़प्पा, दोनों को आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए
धौलावीरा, धौलावीरा से घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुआ है, ये ध्यान देना है। हालांकि घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन घोड़े को इन्होंने पाला नहीं था सिंधुवासियों ने, है ना, क्योंकि घोड़ा का और अन्य जगह से प्रमाण नहीं मिला है। तो अवशेष मिला है, हो सकता है व्यापार करने आया हो मेसोपोटामिया से, बट यहाँ साक्ष्य और नहीं मिले हैं, तो ये ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम। अब आप कहेंगे कि सर आप भी क्या बना रहे हैं, स्टेडियम रहता होगा उस समय। भाई बहुत हाईटेक थे सिंधुवासी, है ना। जब वो कांसा बनाना जान गए थे तांबा से, तो स्टेडियम क्यों नहीं बना सकते। तो वहाँ एकमात्र स्टेडियम भी था, और एक वहाँ साइन बोर्ड भी मिला है, वो साइन बोर्ड भी बनाए हुए थे, गिरा हुआ साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर, देखिए ये प्रश्न तो थोड़ा डीप है, पीसीएस में पूछा है। सामान्यतः तो आप लोग जानते हैं भैया, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, है ना, जिसको आप गोदीवाड़ा भी कहते हैं, या हाँ ग्रेवियर्ड नहीं, ग्रेवियर्ड तो कब्रिस्तान को कहते हैं, गोदीवाड़ा ही कहते हैं, या पोर्ट कह लीजिए, पोर्ट कह लीजिए, या पतन कह लीजिए, या बंदरगाह कह लीजिए। तो सामान्यतः लोथल को जानते हैं, लेकिन सुतकांगेडोर भी, सुतकागु को भी, बालाकोट भी, कुंतासी भी, और अल्लाहदीनो भी, ये सारे जो है यह बंदरगाह हैं सिंधु सभ्यता के, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, रोपड़, रोपड़ जो है वह भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के तट पर, खोज जगदत्त शर्मा, ईस्वी 1953 से 56। रोपड़ की महत्वपूर्ण विशेषता है कि आदमी के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया है। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि नहीं नहीं ये तो बुर्जहोम से मिला है, तो बुर्जहोम से तो मिला है यार, लेकिन थोड़ा सा अकल बुद्धि लगाइए कि बुर्जहोम कहीं सिंधु सभ्यता में था। बुर्जहोम सिंधु सभ्यता में नहीं पढ़ने के लिए है आपको, वह सिंधु सभ्यता में नहीं पढ़ने के लिए है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बुर्जहोम जो है वह जब आप पाषाण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा बुर्जहोम, ना कि सिंधु सभ्यता में। तो दिमाग को जरा सा रिलैक्स देके ये करा दीजिएगा कि अगर सिंधु सभ्यता पूछे तो बताएंगे रोपड़। कैसे याद रखेंगे भैया, आपने कुत्ते के साथ मालिक को भी दफन देखा, आप रो पड़े, यह कुत्ते से इतना प्यार, कैसा मालिक था, और आप रो पड़े कुत्ते के साथ मालिक को दफन देख करके, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आते हैं राखी गढ़ी, यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है भैया, राखी गढ़ी। और भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल, तो दूसरा बड़ा स्थल यहाँ हमने बताया था, जहां से आपको क्या मिला था, साइन बोर्ड, और कुआं मिला था धौलावीरा। तो दोनों आपको याद रखना है ना। पहला सबसे बड़ा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा के जिंद जिला में घाघरा नदी के किनारे। राखी गढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान ने किया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत में। अब आते हैं रंगपुर के बारे में, रंगपुर भी अहमदाबाद। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं गुजरात में। आपने देखा ना, रंगपुर भी गुजरात में। यह भादर नदी, कहीं कहीं मादर नदी मिलेगा, भादर नदी के किनारे, वर्ष 1954 में। अच्छा, 1954 में और किसकी खोज हुई थी, अभी हमने बताया था आपको कि गुजरात में ही एक और खोज हुई थी 1954 में, है ना। इसके खोजकर्ता जो है वह RSR राव हैं, रंगपुर की। रंगपुर से चावल के दाने का प्रमाण मिला है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, सुरकोतदा, यह भी गुजरात के कच्छ जिला में 1964 में, खोजकर्ता JP जोशी। यहाँ से आपको घोड़ा के अस्थि और पंजर मिला है, तो ये ध्यान देना है। आते हैं आलमगीरपुर, इसकी खोज भारत सेवक समाज के द्वारा वर्ष 1958 में किया गया था, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर आपको समझना है ना, प्रश्न यहाँ से भी आएगा एग्जाम में। सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार तो कृषि था और पशुपालन, दोनों कृषि और पशुपालन इनका मुख्य आधार था। ठीक, सिंधु सभ्यता में लोथल से चावल रंगपुर से भी मिला है, ठीक ना। रंगपुर से क्या मिला है, धान की भूसी, धान की भूसी मिला है। इसका मतलब भाई धान की भूसी मिला है तो चावल उबल तो बनाते ही होंगे, तभी तो धान की भूसी मिला है। इनका मुख्य जो फसल है वह कपास था। कपास से ये सूती वस्त्र निर्माण करते थे और व्यापार भी करते थे। सोच लीजिए, उस समय ये विदेश से व्यापार करते थे, भारत से तो दूर की बात, विदेश से व्यापार करते थे। लोथल से अग्नि वेदियां, लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं, तो ये भी दोनों आपको ध्यान देना है। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जान लेने चाहिए। सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग क्या था, वस्त्र उद्योग। आप देख रहे हैं कि जब कपास उपजा रहे हैं तो कपास से ये वस्त्र बना रहे थे,
और जब वस्त्र बनाए तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सूती कपड़ा। सिंधु सभ्यता में तांबा, अब जब व्यापार करते थे ना तो ये कांसा बनाते थे भैया, कांसा। तो देखिए तांबा ये मंगवाते थे खेतड़ी राजस्थान की खान से और बालूचिस्तान से भी मंगवाते थे। दोनों आपको ध्यान देना है, खेतड़ी राजस्थान से और बालूचिस्तान से मंगाते थे। टीन अफगानिस्तान से बनाते थे और तांबा और टीन मिला करके और ये क्या बना देते थे? कांसा बनाते थे। तो टीन अफगानिस्तान से, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, सिंधु सभ्यता में गोमेद जो पत्थर होता है वह गुजरात से आता था, लाजवंत अफगानिस्तान से आता था, चांदी अफगानिस्तान से। देखिए अफगानिस्तान से क्या क्या, लाजवंत, चांदी, और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि टीन, है ना, टीन, चांदी और लाजवंत अफगानिस्तान से मंगवाया जा रहा है। आगे देखिए, सोना ईरान से और अफगानिस्तान से, मतलब अफगानिस्तान से इनका अच्छा संबंध रहा होगा, तभी तो अफगानिस्तान से ये सारी चीजें मंगवा रहे हैं। मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो और लोथल दो जगह से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का मूल आधार जो था, मूल अब पूछ रहा है तो कृषि और व्यापार, है ना, तो ये दोनों ध्यान में रखना है। हड़प्पा संस्कृति का जो बाट होता था, जो बटखरा होता था, वह 16 के गुणांक में होता था, 16, 32, 64 ऐसे। मेसोपोटामिया में वर्णित किया गया है दो शब्द, मेलुहा जो सिंधु सभ्यता से संबंध है और ढिलमुन जो फारस की खाड़ी यानी बहरीन से संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य सामग्री, और क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के प्रमाण। मोहर इसका बना होता था सिंधु सभ्यता का सिलखड़ी या सेटेटाइट का, सिलखड़ी या सेटेटाइट। आप पूछे सिलखड़ी का क्या बना होता था तो बताएंगे मोहर। सिंधु सभ्यता के मोहर पर एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला पशु और कुब्बड़ वाला सांड या बैल और हाथी और भैंसा। याद कर लीजिए, एक सिंग वाला पशु, कुब्बड़ वाला सांड और हाथी और भैंसा, ऐसा प्रमाण मिला है यहाँ मोहर पर इनके। आगे चले, मोहनजोदड़ो से एक और प्राप्त हुआ है पशुपति शिव की मोहर। पूछ देता है कि पशुपति शिव की मोहर कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बताएंगे भैया मोहनजोदड़ो से। यह पशुपति शिव की जो मोहर है यह 3 मुख वाला है, त्रिमुखी है। इस पर देखिए, सबका याद रखिएगा, इस पर एक हाथी, एलिफेंट, है ना, उसके बाद टाइगर, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंस और नीचे 2 हिरन के चित्र मिले हैं। एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंस, 4 ऊपर और नीचे 2 ठे हिरन, ऐसे 6 जानवर आपको मिलेंगे, है ना। त्रिमुखी है, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, ऊपर 2 हिरन नीचे, ऐसा चित्र मिला है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं। लोथल से एक मृदभांड मिला है। मृदभांड पर एक चित्र है, कहां से मिला है भैया? लोथल से। ध्यान दीजिएगा, मृदभांड पर एक पंचतंत्र में आप कहानी पढ़े होंगे, चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़े हैं ना। कौवा ऊपर क्या करता है कि मुंह में रोटी लिए रहता है, लोमड़ी को बड़ी प्यास भूख लगती है, तो लोमड़ी सोचता है कि मैं इस कौवे से कैसे कैसे इस कौवे से रोटी छीन लूं। लोमड़ी बहुत दिमाग वाला होता है भाई। तो लोमड़ी कहता है, कौवा कौवा, सुनने में आया तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो गाओ। तो कौवा भैया फूल नहीं समाया, कौवा अच्छा क्या गाएगी, काऊ काऊ जैसे बोलने के लिए बोला, उसके मुंह से रोटी गिर गया नीचे, लोमड़ी रोटी लेके भाग गया। तो ऐसा ही एक चित्र बनाया गया है, मृदभांड है, उसी मृदभांड पर एक चित्र बना है कि ऊपर टहनी पर कौवा बैठा है, नीचे लोमड़ी जो है वह मुंह फाड़े है। तो चालाक लोमड़ी की जो चित्र दर्शाई गई है वह लोथल के मृदभांड से प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी तो पहले दाहिने से शुरू करते थे और बाएं आते थे, लेकिन जब 2 लाइन का लिखना होता था तो पहले दाहिने से बाएं और फिर दूसरा लाइन बाएं से दाएं, तो ये होता था। इसे गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोमुद्रिका लिपि कहते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन मतलब समापन। समापन का मूल कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण है। बाढ़ है, भूकंप है, कुछ तो बताते हैं कोई बीमारी है ना, कोई बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण है, तो ऐसे तमाम है, बट मुख्य रूप से आपको बाढ़ और आर्यों का आक्रमण याद रखना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस आधे घंटे के वीडियो में आपने सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स देखे। और अच्छा, एक कमेंट आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन कि सर क्या ये बिहार दरोगा के लिए भी हो सकता है क्या? तो देखिए, बिहार दरोगा के लिए हो सकता है, बट बिहार दरोगा का जब मैं कराऊंगा तो उसमें और चीज को ऐड ऑन करूंगा।
इतना नहीं, और थोड़ा सा उसमें 50% अभी और उसमें ऐड करेंगे, फैक्ट और उसमें बढ़ाएंगे। तो ये भी पढ़ सकते हैं, बट अगर स्पेशल दरोगा के लिए है तो इंतजार करिएगा, उसके लिए अलग से लाऊंगा और अन्य क्वेश्चंस उसमें ऐड करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।